हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 10वीं क्लास गणित में पहला जो चैप्टर है वास्तविक संख्याओं के बारे में। आज इस क्लास जो शुरुआत करेंगे इसमें एक ही क्लास में पूरा जो चैप्टर है वो समाप्त करेंगे। पूरे चैप्टर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है, जो भी इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनसे संबंधित एक ही क्लास में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब देखो, पहला यूनिट है, पहला अध्याय है 10वीं क्लास का, वह है वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में से जो प्रश्न है बोर्ड में 4 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मतलब जो वास्तविक संख्या यूनिट है वो 4 नंबर की बोर्ड क्लास के अंतर्गत। अब इनमें से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से किसको समझना जरूरी है, पहले वो देखते हैं। इसमें देखो, सबसे पहले जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं बोर्ड में वो एचसीएफ से संबंधित पूछे जा सकते हैं। एचसीएफ के बाद में दूसरा पूछा जा सकता है आपको एलसीएम पूछा जा सकता है कि किसी भी संख्या का एलसीएम ज्ञात करना है। या इसके बाद में पूछा जा सकता है एचसीएफ एलसीएम में क्या संबंध है। एचसीएफ दे रखा होगा, आपको एलसीएम पूछा जाएगा, या एलसीएम दे रखा होगा तो आपको एचसीएफ पूछा जाएगा। या आपको अपरिमेय संख्याओं के बारे में समझना है, कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, किन संख्या को आप अपरिमेय कहेंगे और किससे आप अपरिमेय संख्या कहेंगे। परिमेय और अपरिमेय संख्या को समझना है। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न दे रखे हैं प्रश्नावली वो देखेंगे। फिर उसके बाद में हम तैयार करेंगे जो पिछले वर्षों में इस यूनिट से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए और किस टाइप के प्रश्न पूछे गए वो हम देखेंगे। तो इस प्रकार से हम इस यूनिट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पहले परिचय देख लेंगे, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर हम देखेंगे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न तैयार करेंगे, और इसके बाद हम देखेंगे पिछले वर्षों में कौन से प्रश्न इस यूनिट से पूछे गए हैं। जो पिछले एग्जाम हुए उनमें किस प्रकार के प्रश्न इनमें से पूछे गए वो प्रश्न देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम इसमें। पहला जो दे रखा है, देखो परिचय में शुरुआत करते हैं। पहला हमें समझना है एचसीएफ क्या होता है। पहले हमें समझना है एचसीएफ क्या होता है। तो देखो, एचसीएफ समझना है तो एचसीएफ देखो, एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ को ही कहते हैं आप मशप, या तो एचसीएफ बोलो, या इसी का नाम है मशप, या इसी को बोला जाता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक क्या बोला जाता है? महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ, मशप या महत्तम समापवर्तक। कोई भी संख्या दे रखी है तो महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है किन्हीं दी हुई संख्याओं के सबसे बड़े समापवर्तक को उन संख्याओं का मशप कहा जाता है। जो आपको कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर को क्या कहा जाता है? जो कॉमन फैक्टर होता है उसको कहा जाता है मशप। क्या कहा जाता है? मशप कहा जाता है। कोई भी दो संख्या दे रखी है, उन दो संख्याओं का जो कॉमन फैक्टर होगा वह कहलाता है आपका मशप। वह क्या कहलाता है? आपका मशप। जैसे कोई भी दो संख्या दे रखी है, जैसे मान लो ज्ञात करना है आपको 20 और 30 का मशप। ज्ञात करना है 20 और 30 का मशप आ सकता है। अब यहाँ ध्यान रखेंगे कि ना मशप आ सकता है, एचसीएफ आ सकता है, या महत्तम समापवर्तक भी आ सकता है। अब ज्ञात करना है 20 और 30 का मशप ज्ञात करना है, तो मशप ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे इसका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 20 का गुणनखंड कर लो, 2 का भाग कर दो 10 बार, और 10 में 2 का भाग 5 बार, 5 का भाग 1 बार करेंगे। 30 का गुणनखंड, 30 में 2 का भाग लगा दो 15 बार, 3 का भाग लगा दो 5 बार, और 5 का भाग आ जाए 1 बार। तो 20 का गुणनखंड देखो, 20 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5। 30 का गुणनखंड देखो, 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 5। हमें ज्ञात करना है एचसीएफ, तो एचसीएफ होगा कॉमन फैक्टर। देखो, कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर का मतलब है वह संख्या हमें लेनी है जो दोनों में मिल रही है, दोनों में कॉमन है। देखो, 2 दोनों में कॉमन है यार, तो एक तो लेंगे हम 2। 2 के बाद आगे 20 के गुणनखंड में 2 हैं लेकिन 30 के गुणनखंड में नहीं है। 30 में 3 है लेकिन 20 में नहीं है। 5 देखो दोनों में है, 20 के गुणनखंड में भी है और 30 के गुणनखंड में भी 5। अब 5 और 2 को गुणा कर दो तो हो जाएगा 10। तो इस प्रकार से हमने ज्ञात कर लिया 20 और 30 का मशप। तो मशप क्या होगा कि दी गई संख्याओं के सबसे बड़े जो समापवर्तक होगा उनको संख्याओं का मशप कहते, मतलब
जो कॉमन फैक्टर होगा उन कॉमन फैक्टर को क्या कहा जाता है, मशक कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने पहला जो कॉन्सेप्ट है उसको देखा कि मशक क्या होता है। अब मशक के बाद हम देखेंगे दूसरा जो है वो है एलसीएम, लशप। दूसरा हम देखेंगे एलसीएम। अब देखो एलसीएम या तो लिखा आ सकता है एलसीएम या इसकी जगह आ सकता है आपको लशप। या तो होगा कोई संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करो, या आ सकता है लसप ज्ञात करो, या इसी का नाम आ सकता है लघुत्तम समापवर्तक। क्या आ सकता है, लघुत्तम समापवर्तक। कोई भी संख्या दे रखी होगी, पूछा जाएगा एलसीएम ज्ञात करो, लसप ज्ञात करो या लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, दी गई संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज ही क्या होगा, लसप होगा। और अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी जो घात होगी उस घात का गुणनफल क्या कहलाता है, लसप कहलाता है। और जो गुणनखंड होगा सबसे बड़ी घात लेनी है, क्या लेनी है, सबसे बड़ी घात का गुणनफल, सबसे बड़ी घात का गुणनफल लेना है आपको। सबसे बड़ी घात का क्या लेना है, गुणनफल लेना है। जो सबसे बड़ी घात होगी उन सबसे बड़ी घात का हम ले लेंगे गुणनफल। जैसे मान लो ज्ञात करना है, यही प्रश्न ले लो, मान लो 20 और 30 का लसफ ज्ञात करो। 20 और 30 का हमें ज्ञात करना है लशफ, लशफ ज्ञात करना है। 20 और 30 का हमें ज्ञात करना है लसफ। तो देखो 20 और 30 का लसफ ज्ञात करना है तो करेंगे हम गुणनखंड। पहले गुणनखंड करो 20 का, 2 का भाग लगा दो 10 बार, 10 में 2 का भाग 5 बार और 5 का भाग लगा दो 1 बार। इसी प्रकार करेंगे हम 30 का गुणनखंड। 30 में 2 का भाग लगा दो 15 बार और 3 का भाग लगा दो 5 बार और 5 का भाग लगा दो 1 बार। तो हमने गुणनखंड कर लिया। जो 20 का गुणनखंड है वो हो जाएगा आपके 2 गुणा 2 गुणा 5। 30 का जो गुणनखंड है वो हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब प्रश्न में ज्ञात करना है लशप, एलसीएम ज्ञात करना है। जो एलसीएम ज्ञात करना है, लशप ज्ञात करना है। और लसप होता है सबसे बड़ी घात का गुणनफल। जो दे रखा में सबसे बड़ी जो घात है, सबसे बड़ी घात का हो जाएगा गुणनफल। अब देखो सबसे बड़ी घात, अब दो बड़ी जो अब 20 में 20 के गुणनखंड में बड़े या 30 में, तो 20 में बड़े है, कितनी बार है घात, 2 बार है, तो 2 बार लिखो। फिर इनके बाद 3 है 1 बार, तो 3 लिखो। और 3 के बाद है 1 5, तो आप लिखेंगे 5 बार। अब गुणा कर लो, 5 और 3 को गुणा करेंगे 15, 15 और 2 को गुणा करेंगे 30, 30 और 2 को गुणा करने पर हो जाएगा आपका 60। तो 20 और 30 का लसप एलसीएम कितना है, 60। क्या किया हमने, 20 का गुणनखंड किया, 30 का गुणनखंड किया, फिर 20 और 30 दो बड़ी घात देखा हमने, दोनों में सबसे बड़ी 2 घात का है। 20 के गुणनखंड में 2 गुणा 2, फिर 3 आए और फिर 5 आ गए। 5 और 3 को गुणा करेंगे 15, 15 और 2 को गुणा करेंगे 30, 30 और 2 को गुणा करने पर आ जाएंगे 60। इस प्रकार से हमने कंप्लीट किया। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो एलसीएम को कंप्लीट कर लिया है। पहले हमने एचसीएफ देखा, एचसीएफ का मतलब कॉमन फैक्टर होता है, एलसीएम का मतलब है जो बड़ी घात होती है वो होगा आपका एलसीएम। अब इसके बाद हम देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम में दोनों में रिलेशन क्या है, दोनों में संबंध क्या है। दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो आपको प्रश्न पूछा जाएगा एचसीएफ दे रखा होगा और एलसीएम पूछेगा, या आपको एलसीएम दे रखा होगा और एचसीएफ पूछेगा। तो हम दोनों में संबंध देखते हैं कि दोनों में क्या संबंध है, ये देख रहे हैं। तो देखो अब जो दोनों में संबंध है वो ध्यान रखना है। कुछ एग्जाम्पल है, कुछ और सूत्र है, सूत्र को देखना है। अगर देखो एचसीएफ और एलसीएम में संबंध की बात करें, एचसीएफ व एलसीएम में संबंध बात करेंगे, क्या करेंगे हम एलसीएम और एचसीएफ में क्या करेंगे, संबंध देखेंगे, क्या संबंध है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखो प्रश्न में एलसीएम और एचसीएफ दे रखा होगा और हम पूछा जाएगा, तो अगर प्रश्न में एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है तो हम करेंगे a गुणा b बटा एलसीएम। अगर आपको एचसीएफ ज्ञात करना है तो a गुणा b बटा एलसीएम, पहली संख्या को गुणा दूसरी संख्या को गुणा बटा कर लेंगे हम एलसीएम, अगर एचसीएफ ज्ञात करना है तो। फिर दूसरा अगर हमें ज्ञात करना है कि प्रश्न में हमें एलसीएम ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, तो हम करेंगे
ए गुणा बी, पहली संख्या को गुणा और दूसरी संख्या को गुणा, फिर कर लेंगे हम एचसीएफ। तो इन दो सूत्रों में से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। दो सूत्रों को ध्यान में रखना है। ध्यान में क्या रखेंगे कि अगर एचसीएफ पूछा जाएगा तो प्रश्न में दो संख्या दे रखी होगी और एलसीएम दे रखा होगा। अगर प्रश्न में पूछा जाएगा एलसीएम तो दो संख्या दे रखी होगी और एचसीएफ दे रखा होगा। जैसे हम इन कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ प्रश्न सॉल्व करते हैं। कोई भी ये कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट पर प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं दे देता हूँ, जैसे यही प्रश्न मान लेते हो कि 20 और 30 का एलसीएम दे रखा है 60 आया ना, तो एलसीएम है 60, तो आप ज्ञात करो एचसीएफ। हमने प्रश्न बनाया कि 20 और 30 का एलसीएम तो है 60 और ज्ञात करो आप एचसीएफ। तो देखो एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम भी दे रखा है और दो संख्या भी दे रखी है, तो एचसीएफ ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो यह है एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटा एलसीएम, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटा एलसीएम। अब एचसीएफ बराबर पहली संख्या कितनी दे रखी है? 20, दूसरी संख्या कितनी दे रखी है? 30, और बट्टा में एलसीएम कितना दे रखा है? 60। एलसीएम कितना दे रखा है? 60। अब देखो 0 से 0 काट दो, 2 का भाग लगा दो इसमें 6 में 3 बार, और 3 का भाग लगा दो इसमें 30 में 10 बार। तो एचसीएफ कितना आ गया? 10 आ गया ना। तो इस प्रकार से हम दोनों के मध्य संबंध ज्ञात कर सकते हैं। देखो एक बार प्रश्न को रिपीट करते हैं, रिवीजन करते हैं किस प्रकार है। 20 और 30 का एलसीएम दे रखा है 60, ज्ञात करना है आपको एचसीएफ। एचसीएफ ज्ञात करना है तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सूत्र है एचसीएफ बराबर ए गुणा बी बटा एलसीएम। तो एचसीएफ ए का मतलब पहली संख्या, बी का मतलब दूसरी संख्या, 20 गुणा 30 और एलसीएम दे रखा है 60। 0 से 0 कट गया, 2 का भाग 6 में 3 बार और 3 का भाग 30 में 10 बार। इस प्रकार से हमने ज्ञात कर लिया कि एचसीएफ कितना आ गया? 10 आ गया। अब हम आगे देखते हैं, इसी प्रश्न को घुमा के देख लेते हैं हम कि मान लो दो संख्या तो दे रखी है, दो संख्या है आपके 20 और 30, दो संख्या दे रखी है आपके 20 और 30, दो संख्या कितनी दे रखी है? 20 और 30। इसका एचसीएफ भी हमने ज्ञात कर लिया 15, तो इसका एलसीएम बता दो, इसका एलसीएम ज्ञात करो। तो हमें पता है कि दो संख्या दे रखी है और एलसीएम ज्ञात करना है, तो दो संख्या दे रखी है और एलसीएम ज्ञात करने का सूत्र है ए गुणा बी बटा एचसीएफ, ए गुणा बी बटा एचसीएफ। तो देखो एलसीएम बराबर ए का मान हो जाएगा 20, बी का मान हो जाएगा 30 और एचसीएफ ज्ञात करना हमें 15। एचसीएफ ज्ञात करना हमें 15। अब देखो ज्ञात करना है तो सॉरी एचसीएफ कितना आया था? 10 आया था, 15 नहीं आया था। कितना था? 10 आया गया था। तो 0 से 0 काट दो, 20 और 3 को गुणा कर दो, हो जाएगा 60। तो इस प्रकार से हमने क्या ज्ञात कर लिया? दो संख्याओं का एलसीएम कितना है? 60 और एचसीएफ कितना आया था? 10। तो इस प्रकार से हमने देखो जो तीसरा कॉन्सेप्ट है इसमें से उनको कंप्लीट कर लिया है। पहले एचसीएफ देखा, फिर दूसरा एलसीएम देखा, फिर तीसरा हमने देखा एचसीएफ और एलसीएम के मध्य क्या संबंध है। अब देखेंगे हम परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या देखेंगे। अब समझने की कोशिश करेंगे परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। तो देखो ये प्रश्न हर बार पूछा जा सकता है, 1 नंबर का प्रश्न होता है और संख्या दे रखी होगी, ये परिमेय है या अपरिमेय है। अब आपको समझना है कि अपरिमेय संख्या क्या है। एक तो संख्या होगी अपरिमेय संख्या और दूसरी होगी परिमेय संख्या, दूसरी हो जाएगी परिमेय संख्या। एक तो होगी आपकी परिमेय संख्या और दूसरी संख्या हो जाएगी आपके अपरिमेय संख्या। अब आपको ध्यान रखना है कि परिमेय और अपरिमेय क्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या है। तो देखो परिमेय के लिए क्या है, जो संख्या परिमेय होगी या तो संख्या परिमेय होगी, परिमेय नहीं होगी तो वो हो जाएगी अपरिमेय, और अपरिमेय नहीं होगी तो वो संख्या हो जाएगी परिमेय संख्या। इस प्रकार से तो परिमेय संख्या के लिए 3 शर्तों का होना बहुत जरूरी है। कितनी शर्तों का होना जरूरी है? 3 शर्तों का होना जरूरी है। अगर वो कोई संख्या 3 शर्त को कंप्लीट कर रही है तो संख्या हो जाएगी परिमेय, अगर परिमेय नहीं है तो वो हो जाएगी फिर अपरिमेय हो जाएगी। देखो किस प्रकार है। अगर पहली जो शर्त है, कोई भी संख्या को आप p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पहली शर्त है कि अगर वो परिमेय है तो उसको आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। दूसरी शर्त इसकी हो जाएगी
कि जो p और q है वो धनात्मक पूर्णांक होना बहुत ज़रूरी है। कैसे पूर्णांक होना जरूरी है? धनात्मक पूर्णांक जरूरी है। कैसे पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक होना जरूरी है। और तीसरा हम देखेंगे जो q है, q के रूप में 0 नहीं होना चाहिए। तो 3 शर्त पूरी कर रही है। पहली संख्या देखो, उन्हें कहेंगे आप परिमेय संख्या। पहली, जिसको आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। p बटा q धनात्मक पूर्णांक होना जरूरी। अब धनात्मक पूर्णांक का मतलब यहाँ समझ लो, धनात्मक पूर्णांक का मतलब है कि जैसे 1, 2, 3, 4 अनंत, ना तो माइनस में ना ही पॉइंट में, समझ गए। और q के रूप में तो बट्टा के रूप में 0 नहीं होना चाहिए। अब जैसे अगर 3 शर्त, जैसे मैं पूछूं आपको 6 परिमेय है या परिमेय संख्या, तो देखो 6 के बटा में 1 लिख सकते हो, 6 बटा 1 इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। p और q दोनों धनात्मक पूर्णांक है, 6 और 1। जी सर है। और q के रूप में 0 है क्या? नहीं है। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे मैं कोई भी संख्या पूछूं, -3 आएगा, -3 लिखा होगा, ये परिमेय है, परिमेय। देखो बट्टा में ये कर दो। सर इसको p बटा q के रूप में लिख सकता हूँ क्या? हाँ लिख सकते हो सर। धनात्मक पूर्णांक है क्या? दोनों दोनों धनात्मक है क्या? सर दोनों धनात्मक तो नहीं है, ये तो माइनस है, ऋणात्मक है। तो ये परिमेय संख्या ना होकर के कैसी संख्या हो जाएगी? फिर अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कोई भी संख्या लो, जैसे मान लो 1 बट्टा में लिख सकते हो सर क्या? हाँ लिख सकता हूँ सर। p बटा q दोनों धनात्मक पूर्णांक है क्या? जी सर है। q के रूप में 0 है क्या? तो 0 नहीं है सर। सर 0 है, हाँ नहीं है। तो कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से हमने समझा है। जैसे मान लो पूछो मैं √2, अब बट्टा में 1 तो लिख सकता हूँ सर, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं इसको, लेकिन दोनों धनात्मक पूर्णांक नहीं है। √2 एक धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है। तो अगर अपरिमेय संख्या नहीं है तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी? फिर सर अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है अवश्यता में देकर या वस्तुनिष्ठ प्रश्न देकर कि ये कौन सा परिमेय है या परिमेय। तो आपको उदाहरण याद रखना है कि जो रूट वाली संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या, जो √2, √3 पूछे या आपको √5 पूछे या पाई पूछे, तो वो संख्या हो जाएगी आपके अपरिमेय संख्या। और जब 4 पूछे, 6 पूछे, 8 पूछे, 3 पूछे, वह संख्या हो जाएगी आपके परिमेय संख्या। तो इस प्रकार से परिमेय और अपरिमेय को देखा हमने, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को देखा कि कौन सी परिमेय संख्या होगी, कौन सी अपरिमेय संख्या होगी। अब परिमेय और अपरिमेय के बाद हम बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। अब देखो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हम देखेंगे कौन कौन से टाइप है। पूरे प्रश्न या सॉल्व नहीं करेंगे, हम देखेंगे कुछ एक टाइप के 1 या 2 प्रश्न करने की कोशिश करेंगे। 1 या 2 प्रश्न करने की कोशिश करेंगे, एक एक टाइप, जितने टाइप होंगे टाइप सभी टाइप के प्रश्न को सॉल्व तो करेंगे, लेकिन 1 या 2 प्रश्न करने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब पाठ्य पुस्तक की ओर बढ़ते हैं, उसमें पहला जो प्रश्नावली 1.1 है। देखो प्रश्नावली 1, 2 और पॉइंट, प्रश्नावली हम करेंगे 1.1। अब प्रश्नावली 1.1 की ओर बढ़ो, और 1.1 में जो पहला ही प्रश्न दे रखा है वो दे रखा है, देखो, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। किसमें व्यक्त करना है? गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। पहला प्रश्न दे रखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, कौन सी विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। किसके रूप में व्यक्त करो? गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। अब आपको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। पहला जो प्रश्न दे रखा है, पहला प्रश्न वो दे रखा है 140। 140 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अब गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए आप 140 का गुणनखंड कर दो, 2 का भाग लगा दो 70, 2 का भाग लगा दो 70 में 35 बार, 5 का भाग लगा दो 7 बार, और 7 का भाग लगा दो 1 बार। तो देखो 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। प्रश्न पूछा गुणनफल के रूप में व्यक्त करो, तो ये हो जाएगा आपके गुणनफल के रूप में व्यक्त। या इसको और भी लिख सकते हैं कि 2 की घात 2 बार है ना, तो 2 बार कर दो, 5 1 बार 1 गुणा 7, तो ये हो जाएगा गुणनफल के रूप में व्यक्त। तो पहला यह इस टाइप के प्रश्न भी पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो हमने देखा अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, और 140 का क्या कर दिया हमने? गुणनखंड कर दिया। 140 में 2 का भाग लगा दिया 70 बार, 2 का भाग लगा दिया 35 बार, 5 का भाग लगा दिया 7 बार, और 7 का भाग लगा दिया हमने 1 बार। दूसरा प्रश्न देखो
इसी में दूसरा प्रश्न दे रखा है 156 को करना है फिर अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में। तो 156 का गुणनखंड करो पहले, 156 का गुणनखंड करो। 156 2 का भाग लगा दो, 2 का भाग लगा दो 78, 2 का भाग लगा दो 39, 3 का भाग लगा दो 13 और 13 का भाग एक बार। तो 156 के जो गुणनखंड होंगे हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। तो 156 का जो गुणनखंड हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड से वो हो जाएगा 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13 हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। तो इस प्रकार से हमने इसको समझने की कोशिश की। देखो पहले में 5 प्रश्न है, तुमने 2 कंप्लीट किया। एक और देख लेते इसी टाइप का और प्रश्न, एक इसी टाइप का प्रश्न। जैसे तीसरा प्रश्न दे रखा है 3825, 3825 का गुणनखंड करना है। कितने का करना है? 3825 का गुणनखंड करना है। तो देखो 3825 हमें गुणनखंड करना है, 3825 का गुणनखंड का। अब इकाई का अंक 5 है, तो वो विषम संख्या, इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं। हम 3 का पता करने, भाग का पता करने के लिए 5 और 2 को जोड़ दो 7, 7 और 5 को जोड़ दो 15, 15 और 3 को जोड़ दो 18, 18 में 3 का भाग जाता है ना, इसका मतलब पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। और 3 का भाग लगा दो तो इसमें जाएगा 1275 बार। कितनी बार जाएगा? 1275। अब और देखो 7 5 12, 12 2 14 15 और लगाओ 3 का भाग। 3 का भाग लगाने पर इसमें जाएगा 425 बार। कितनी बार जाएगा? 425 बार। फिर इसमें 5 का भाग लगा दो, 5 का भाग लगाने पर जाएगा 85 बार। फिर इसमें 5 का भाग और लगा दो तो 5 का भाग जाएगा 17 बार, और 17 का भाग जाएगा इसमें 1 बार। तो हमने देखा 3825 में 3 का भाग लगा दिया 1275 बार, 3 का भाग लगा दिया 425, 5 का भाग लगा दिया हमने 85, 5 का भाग लगा दिया 17 और 17 का भाग लगा दिया हमें 1। तो देखो 3825 का हमने जो गुणनखंड किया है वह 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, 3 गुणा 3 5 गुणा 5 गुणा 17। अब देखो 3 कितनी बार है इसमें? 2 बार है। 5 भी कितनी बार है? 2 बार, और गुणा में हमने कर दिया 17। तो इस प्रकार से हमने जो पहले टाइप का प्रश्न है उसको कंप्लीट कर लिया है। अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। अब दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? देखो दूसरे टाइप का प्रश्न जो है, इसी ये कर लेता हूँ यहाँ पे इसको। ये दूसरा टाइप का जो प्रश्न है वो देखो, दूसरा टाइप का जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है? दूसरा टाइप का जो हमें प्रश्न कह रहा है वो प्रश्न है, देखो दूसरा टाइप का जो प्रश्न है वो आपके हैं, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है। अब ये प्रश्न कह रहा है कि 2 संख्या दे रखी है, उसका पहले तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो, फिर जांच करो कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणा और 2 संख्याओं का गुणा बराबर है या नहीं। पहला तो प्रश्न देखो, तो पहला है 26 और 91। इसमें पहले आपको क्या करना है? 26 और 91 दोनों संख्याओं का एचसीएफ भी निकालना है व एलसीएम भी निकालना है। ये एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। फिर आपको क्या करना है? इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा बराबर है या नहीं, ये जांच करनी है। तो देखो पहले निकाल दो, 26 का गुणनखंड करो, 26 का गुणनखंड करो, 2 का भाग लगा दो 13 और 2 का भाग 13 का भाग लगा दो 1 बार। तो 26 का गुणनखंड हो जाएगा आपके 26 का देखो 2 गुणा 13 हो जाएगा। फिर करो 91 का कर लो गुणनखंड, 13 का भाग 7 का भाग लगा दो 13 बार और 13 का भाग लगा दो 1 बार। 13 का जो गुणनखंड हो जाएगा, सॉरी 39 का जो 91 का जो गुणनखंड हो जाएगा वो हो जाएगा आपके 7 गुणा 13, 7 गुणा 13। अब आपको एचसीएफ ज्ञात करना और एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो देखो एचसीएफ ज्ञात करना है तो एचसीएफ वह संख्या हो जाएगी जो कॉमन फैक्टर है, दोनों में मिल रहे हैं, तो दोनों में मिल रहे हैं आपके 13, तो एचसीएफ तो कितना हो जाएगा? 13। दूसरा हमें ज्ञात करना है एलसीएम। दूसरा क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम ज्ञात करना है बड़ी घात। देखो इसमें 2 हैं, 1 बार है, 7 है और 13 है और 13। तो 7 और 13 को गुणा कर दो, 7 और 13 को गुणा कर दो 91, 91 और 2 को गुणा कर दो तो हो जाएगा आपके
182। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 182। इस प्रकार से पहला कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कर लिया। लेकिन हमने क्या इसको सचित करना है कि दो संख्याओं का गुणा, तो दो संख्याओं का जो गुणा है, दो संख्याओं का गुणा बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये भी पता करना है कि दो संख्याओं का गुणा और ये बराबर है कि नहीं। दो संख्या तो दे रखी है इसमें 26 गुणा 91 और एचसीएफ आया पहला 13 गुणा 182, 13 गुणा 182। अब इसको पता करो, देखो या तो अब गुणा कर लो बराबर है या नहीं, तो इसमें भाग लगा दो, इसमें 2 का भाग लगा दो 13 बार और इसमें 2 का भाग लगा दो 91। तो 13 गुणा 91 और आगे भी है 13 गुणा 91। तो देखो 13 गुणा 91 है और 13 गुणा 91 है, तो दी संख्याओं का गुणनफल है। तो ये इस प्रकार से ये सत्यापन हमने कर लिया कि दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ व एलसीएम क्या है, बराबर है। तो इसको दूसरे कॉन्सेप्ट में पहले प्रश्न को हमने सॉल्व किया है। अब बढ़ते हैं दूसरा कोई और प्रश्न लेते। दूसरा मान लो ये लेते 510 और 92 को लेते हैं। 510 और 92 को सॉल्व करते हैं। तो 510 और 92 लेते हैं, 510 और 92 के लेते हैं। अब इसमें भी एचसीएफ भी ज्ञात करना है, एलसीएम करना है और इन दोनों संख्याओं का गुणा और एचसीएफ एलसीएम का गुणा बराबर है या ये नहीं देखना है। अब 510 करना है। देखो 510 है, 510 में मैं 2 का भाग लगा देता हूँ तो हो जाएगा 255। 510 में 2 का भाग 255 लगा देता हूँ। फिर 3 का भाग लगा देता हूँ इसमें 85 बार। फिर 5 का भाग लगा देता हूँ 17 बार और 17 का भाग लगा देता हूँ 1 बार। 17 का भाग लगा देता हूँ इसमें मैं 1 बार। 510 में 2 का भाग 255, 3 का भाग 85, 5 का भाग 17 और 17 का भाग 1 बार। तो देखो 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। फिर करना 92। अब देखो 92, 2 का भाग लगा दो 92 में, तो 2 का भाग लगा दें 4 दूना 8, 6 दूना 12। 2 का भाग लगा देता हूँ मैं इसमें 23 और 23 में 23 का भाग हो जाएगा 1 बार। तो देखो 92 बराबर 2 गुणा 23। अब हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ वह संख्या जो दोनों में कॉमन है। देखो 2 दोनों में कॉमन है तो 2 और क्या कॉमन है, कोई नहीं है, तो 2 और 1 को गुणा करने पर तो इसका एचसीएफ तो कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ तो हो जाएगा आपके 2 हो जाएगा। अब ज्ञात करना है एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम बड़ी घात ज्ञात करेंगे। क्या संख्या बड़ी, देखो 2 इसमें बड़े हैं इसमें, तो 2 बड़े 2 बार है, घात बड़ी है तो 2 बार। और क्या है 5 है 17 है, 5 गुणा 17 और क्या है 23 है। अब इसको क्या करना है, आपको गुणा करना है। क्या करना है, गुणा। तो देखो 2 और 2 को गुणा कर दो 4, 4 और 5 को गुणा कर दो हो जाएगा 20, 20 और 17 को गुणा करेंगे 17 दूना 34 0। अब 340 और 23 को गुणा कर देंगे, 23 को गुणा करें 23 और 0 हो जाएगा 23, 23 और इसको गुणा कर दो तो 23 और इसको गुणा करने पर 6 और 4 और 3 कर लेंगे तो हो जाएगा 23,460। 23,460 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो ये एलसीएम और एचसीएफ हमने ज्ञात कर लिया। अब हमने देखा कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है कि नहीं। तो देखो 510 गुणा 92 और आगे देख लो दूसरी संख्या 2 गुणा 23,460 बराबर है या नहीं। तो इसमें भाग लगा दो अब 255 में, तो 255 गुणा 92 बराबर 23,460। दोनों को गुणा करूंगा तो भी आएगा 23,460 और आगे भी आपके 23,760। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को सत्यापन कर लिया कि दो संख्याओं का गुणनफल और ये बराबर है। तो हमने देखा दूसरा जो प्रश्न है वो समझने की कोशिश कर ली यूनिट में से कि इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरे प्रश्न को हमने समझा कि यह प्रश्न दो संख्याओं का गुणनफल है, वो वाला प्रश्न पूछा जा सकता है। अब जो तीसरे टाइप का प्रश्न है, और तीसरे टाइप में प्रश्न क्या है, देखो तीसरा जो प्रश्न दे रखा है वो दे रखा है आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। बस एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, और ये प्रश्न कई बार पूछे जा सकते हैं इस टाइप के। पहली संख्या दे रखी है देखो 12,
15 एंड 21, इसका एलसीएम एचसीएफ भी निकाल दो और एलसीएम भी निकाल दो, एचसीएफ भी निकाल दो और एलसीएम भी निकाल दो। तो करो 12 का गुणनखंड, 2 का भाग लगा दो 6 बार, 2 का भाग 3 बार और 3 का भाग 1 बार। करना है 15 का गुणनखंड, 3 का भाग 5 बार और 5 का भाग 1 बार। करना है 21 का गुणनखंड, 3 का भाग 7 बार और 7 का भाग 1 बार। तो 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 का गुणनखंड 3 गुणा 5, 21 का गुणनखंड करेंगे 3 गुणा 7। हमें ज्ञात करनी एस सी एफ, ज्ञात करनी है संख्या एस सी एफ। तो तीनों में कॉमन देखो, तो तीनों में कॉमन 2 तो नहीं, इसमें 3, ये रहा है 3, ये 3 देखो, ये 3 है। तो एस सी एफ कितना हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा। अभी ज्ञात करना है इसका एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करने के लिए 2 देखो, बड़ी घात लो तो 2 2 बार है, 2 गुणा 2, फिर एक बार क्या है 3, फिर है 5 और फिर है 7। अब 5 और 7 को गुणा करो, 5 और 7 को गुणा करेंगे 35, 35 और 3 को गुणा 105, 2 को गुणा 210 और 2 को गुणा कर दो 420। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपके 420, इसका एलसीएम हो जाएगा। इस प्रकार से हमने पहले प्रश्न को कंप्लीट किया है। अब बढ़ते दूसरा प्रश्न, एक और कर लेते हैं इसी टाइप का प्रश्न। जैसे 8, 9 और 25 दे रखा है, 8, 9 और 25 का एचसीएफ भी ज्ञात करो और उसका एलसीएम भी ज्ञात करो, एचसीएफ भी ज्ञात करो और एलसीएम भी ज्ञात करो। अब देखो एचसीएफ भी ज्ञात करो और एलसीएम भी ज्ञात करो। तो इसमें 8 का गुणनखंड करना है आपको, 8 का क्या करना है, गुणनखंड करना है। 2 का भाग लगा दो 4 बार और 2 का भाग लगा दो 2 बार और 2 का भाग 1 बार। फिर करना 9 का गुणनखंड, 9 का भाग 3 का भाग लगा दो 3 बार और 3 का भाग लगा दो 1 बार। फिर हम 25 में देखो 5 का भाग लगा दो 5 बार और 5 का भाग 1 बार। फिर देखा हमने 8 का गुणनखंड, 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर 9 का गुणनखंड देखो 3 गुणा 3। 25 का गुणनखंड 5 गुणा 5। हमें ज्ञात करना एस सी एफ। देखो तीनों में कॉमन क्या है, 2 पहले में कॉमन है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में, 3 पहले दूसरे में है, आगे नहीं। अगर कोई कॉमन नहीं है तो हम ले लेंगे 1, इसका एस सी एफ कितना आ जाएगा, 1 कॉमन फैक्टर। फिर हम देखेंगे इसका एलसीएम, एलसीएम बढ़ेगा, 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2। 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 गुणा 3 और 5 भी कितना बार है, 5 गुणा 5। अब सबको गुणा कर दो, तो गुणा करेंगे सभी को आपस में तो जो 11,339। 5 और 5 को गुणा करेंगे 25, 3 75, फिर 3 को गुणा करेंगे, फिर ये 2 2 8 को गुणा करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 11,339। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। जो तीसरा प्रश्न है पूछे गए और तीसरे टाइप के जो प्रश्न है इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे जो प्रश्न देखो दे रखा है, एचसीएफ 306 और 657 9 दिया है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। प्रश्न देखो दे रखा है, प्रश्न दे रखा है कि 306 और 657, ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। 306 और 657 का एचसीएफ 9 दे रखा है, एचसीएफ तो कितना दे रखा है, 9। अब ज्ञात क्या करना है आपको, एलसीएम ज्ञात करना है। तो आपने ऐसा प्रश्न ऐसा देखा था, कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम अगर ज्ञात करना है तो सूत्र है ए गुणा बी बटा एचसीएफ, ए गुणा बी बटा एचसीएफ। तो एलसीएम बराबर ए का मान कितना दे रखा है, 306 और बी कितना दे रखा है, 657। बी कितना दे रखा है, 357 और एचसीएफ कितना है, 9। एचसीएफ कितना है, 9। अब देखो इसमें 9 का भाग लगा दो, 9 का भाग लगा देंगे इसमें, तो आपके 3 27 और 4 9 36 हो जाएंगे। एलसीएम बराबर 34 गुणा 657 और 657 उसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 22,338, आपके आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसके एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम। देखो एक बार वापस, दो संख्या दे रखी है 306 और 657 का एचसीएफ दे रखा है 9, एचसीएफ कितना दे रखा है, 9, और ज्ञात करना है आपको एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए एचसीएफ दे रखा है, तो एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। तो एलसीएम बराबर पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या 657 बटा एचसीएफ है 9।
एलसीएम बराबर 9 का भाग लगा दो इसमें 34 बार, और 34 गुणा 657 करेंगे तो 22,338 इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे हम बढ़ेंगे, इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखो और जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और ये प्रश्न देखो, अब इस टाइप के आगे जो प्रश्न करेंगे हम, तो ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जा सकता है। देखो उसको समझने की कोशिश करना है। और किस टाइप के प्रश्न है, प्रश्न है 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्न जो पूछा जा सकता है 2 से 3 नंबर का प्रश्न, और हर बार इस टाइप इसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है, इस टाइप का पूछा ही जाएगा। प्रश्न दे रखा है 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें याद करना है कि जो 6 प्लस रूट 2 दे रखा है वो एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो हमने देखा, माना कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हम ऐसी सहभाज्य संख्याएं a और b ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि a बटा b के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो हमने देखा a और b के ज्ञात कर सकते हैं, और b के रूप में 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा 6 प्लस रूट 2 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं a बटा b के रूप में। अब रूट 2 बराबर a बटा b, 6 को पक्षांतर करेंगे तो प्लस है तो उस तरफ माइनस हो जाएगा। फिर हम बराबर करेंगे तिरछा गुणा, वज्र गुणा करेंगे तो बट्टा में 1 मान लो, बट्टा में 1 मान लेंगे। इसको जोड़ो, a बटा b बट्टा में 1 मान लो। देखो तो 1 और b को गुणा कर देंगे b, और a और 1 को गुणा a, b और 6 को गुणा करेंगे 6b बराबर 1। तो ये समीकरण बन जाएगा 1 नंबर। फिर हमने आगे लिखा, चूंकि a तथा b धन पूर्णांक है। अब a और b दोनों पूर्णांक है, अतः a माइनस 6b बटा b भी एक पूर्णांक संख्या होगी, क्योंकि पूर्णांकों की बाकी तथा पूर्णांकों का भाग भी पूर्णांक होता है। पूर्णांकों की बाकी और पूर्णांकों को भाग करेंगे तो वह भी क्या होगा, पूर्णांक हो जाएगा। a माइनस 6b बटा b एक परिमेय संख्या है। जो दे रखा है a माइनस 6b बटा b संख्या है, वह एक परिमेय संख्या है। अब समीकरण 1 में दे रखा है रूट 2 एक परिमेय संख्या है। रूट 2 क्या है, परिमेय संख्या है। परंतु यह कथन कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होती है का विरोधाभासी कथन है, अतः हमारी कल्पना असत्य है, अर्थात 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। इस प्रकार से इस प्रश्न को करना है। इस टाइप का प्रश्न पूछा ही जा सकता है। देख लो, ये प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और दूसरा प्रश्न एक और है, दूसरा प्रश्न दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। इसमें मानना कि दी गई संख्या जो है 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो हम ऐसे दो पूर्णांक a और b प्राप्त कर सकते हैं। अगर परिमेय संख्या होगी तो हम कितने प्राप्त पूर्णांक कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, और b के रूप में 0 नहीं होना चाहिए। तो 7 रूट 5 बराबर a बटा b, और बट्टा में 1 मान लो। तिरछा गुणा करेंगे 1 और 1 को गुणा कर लेंगे 1, 7 रूट 5 और b को गुणा करूँगा तो 7b रूट 5 हो जाएगा, और रूट 5 बराबर a बटा 7b। ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। फिर आगे देखा हमने, चूंकि एक में से मतलब एक समीकरण है, a 7 और b सभी पूर्णांक है। दो पूर्णांकों का भाग भी एक परिमेय संख्या होगी, भाग भी होगा बाकी भी होगी, और a बटा 7 भी एक परिमेय संख्या है। जो 7 बटा a बटा 7b लिखा है वो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, जिसको आप a बटा b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वो क्या है, परिमेय संख्या हो जाएगी। अतः 1 से रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि कथन रूट 5 एक अपरिमेय संख्या का विरोधाभासी कथन है। अर्थात हमारी जो कल्पना है वो कैसी है, असत्य है। अतः रूट 5 एक परिमेय संख्या न होकर के कैसी संख्या हो जाएगी, फिर अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इति सिद्धम। इस प्रकार से हमने प्रश्न देखिए, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न को कंप्लीट किया है। अब हम देखेंगे जो प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अब देखेंगे आगे पिछले एग्जामों में पूछे गए प्रश्न, जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न हैं पिछले वर्षों में पूछे गए। पिछले वर्षों में पूछे प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो पहला जो प्रश्न पूछा गया था,
पहला इस प्रश्नावली में से प्रश्न पूछा गया है। दो जो प्रश्न पूछा गया था, देखो प्रश्न था छः, प्रश्न था 3+2√5 एक खाली जगह संख्या है। ये प्रश्न पूछा गया है। ये मॉडल पेपर में था 2000, जो माध्यमिक शिक्षा का मॉडल पेपर था 22-23, उसमें ये प्रश्न आया था 3+2√5 एक कैसी संख्या है। तो संख्या कैसी हो जाएगी? 3√25 संख्या हो जाएगी। तो एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये प्रश्न पूछा गया था। दूसरा प्रश्न देखो पूछा गया था 72 और 120। 72 और 120, 72 और 120 का एलसीएम ज्ञात करो। 72 और 120 का 72 और 120 का एलसीएम ज्ञात करो। और ये प्रश्न पूछा गया था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 का जो पेपर हुआ है बोर्ड का, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था 72 और 120 का एलसीएम ज्ञात करो। तो देखो 72 का तो करेंगे हम 72 का गुणनखंड, 2 का भाग लगा देंगे 36 बार, 2 का भाग लगा देना 18 बार, 2 का भाग 9 बार, 3 का भाग 3 बार और 3 का भाग 1 बार। फिर करेंगे 120, 120 में 2 का भाग 60 बार, 2 का भाग 30 बार, 2 का भाग 15 बार, 3 का भाग 5 बार और 5 का भाग 1 बार। तुमने देखा 72 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये देखा। फिर 120 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। प्रश्न में पूछा है एलसीएम। देखो एलसीएम बड़ी घात हो जाएगी, 2 3 बार है और इसमें भी 2 3 बार है, तो दोनों में 3 बार है तो 3 बार ले लो। 2 गुणा 2, अब 3 इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो बड़े संख्या का तो ये है तो 2 लिखो 2 बार और 1 बार है आपका 5। 5 और 3 को गुणा करेंगे 15, 15 और 3 को गुणा कर दो 45, 45 और 2 को गुणा करेंगे 90, 90 और 2 को गुणा करेंगे 180 और 180 और 2 को गुणा करेंगे 360। तो 72 और 120 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा गया। उसके बाद में प्रश्न आया था जो मॉडल पेपर आया था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 2021-22 का मॉडल था, उसमें दे रखा था कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या दे रखी है और दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 180। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है? 180 और उसका महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, और उसका क्या दे रखा है? महत्तम समापवर्तक दे रखा है 3। मतलब महत्तम समापवर्तक का मतलब है एचसीएफ दे रखा है, तो आपको ज्ञात करना है एलसीएम। ज्ञात क्या करना है? एलसीएम। अब दो संख्याओं को एलसीएम दे रखा है तो एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए सूत्र तो यह है एलसीएम बराबर ए गुणा बी बटा एचसीएफ, ए गुणा बी बटा एचसीएफ। तो एलसीएम बराबर, अब दो संख्या तो यहाँ दो संख्याओं का गुणा भी दे रखा है 180 और बटा एचसीएफ में 3, तो 3 का भाग लगा दो इसमें 6 3 18 0, तो एलसीएम हो जाएगा आपके 60। इस प्रकार से इस प्रश्न को हमने क्या दिया? कंप्लीट। अब देखते हैं आगे और प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। अब हम देखते हैं प्रश्न एक, जो प्रश्न पूछा गया था वो 22-23 में और प्रश्न पूछा गया था। जो सेम प्रश्न है 616 और 32 का आपको निकालना है एचसीएफ। 616 और 22 का क्या निकालना आपको? एचसीएफ। ये प्रश्न तो आप कर सकते हैं ना, तो छोड़ो इसको, आपको पढ़ना है प्रश्न। ये 2022 में प्रश्न 2 बार पूछा गया, मॉडल पेपर में भी था और 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। 616 और 32 का क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एक बार कर लेते हैं इस प्रश्न को कंप्लीट। 616 में 2 का भाग लगा दो 308 हो जाएगा, 2 का भाग लगा दो 154 हो जाएगा, 2 का भाग लगा दो तो 7 7 77 हो जाएगा, 11 का 7 का भाग लगा दो 11 बार और 11 का भाग हो जाएगा 1 बार। फिर हम करेंगे 32, 2 का भाग लगा दो 16, 2 का भाग लगा दो 8, 2 का भाग लगा दो 4 और 2 का भाग लगा दो 2 और 2 का भाग हो जाएगा 1। तो 616 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 11 और फिर 32 का जो गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 5 बार है। अब ज्ञात करना है इसमें एचसीएफ, मतलब कॉमन फैक्टर। देखो 1 2 है और ये 2 है और 2
और कोविल। 2 और 2 को गुणा करेंगे 4, और 4 और 2 को गुणा करने पर 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्नावली को, इस यूनिट को, जो पहली यूनिट दे रखी है, इसको कंप्लीट कर लिया है। इस यूनिट में हमने सबसे पहले इसको परिचय को देखा था, परिचय देखा था। परिचय के बाद जो एचसीएफ संख्या है, एलसीएम क्या है, उनको देखा। फिर एचसीएफ और एलसीएम में संबंध देखा, और पाठ्य पुस्तक। देखो इस प्रश्नावली में हमने ये देखा है, पहले हमने इसको समझा कि परिचय एचसीएफ देखा, एलसीएम देखा, फिर एचसीएफ एलसीएम में क्या संबंध होता है, फिर हमने परिमेय संख्याओं के डेफिनेशन को समझा, फिर पाठ्य पुस्तक के प्रश्न सॉल्व किए, और उसके बाद जो पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं, उस प्रश्नावली के जो प्रश्न पूछे गए, उस प्रश्न को समझने की कोशिश की।